हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे पीपल पानी टाइगर की कहानी जो जिम कॉर्बेट की बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं से है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पीपल पानी टाइगर के बारे में जिम कॉर्बेट सिर्फ इतना जानते थे कि वह एक गहरी खाई में पैदा हुआ था जो पहाड़ियों की तलहटी तक जाती थी और वह तीन के परिवार का एक हिस्सा था। उसके शुरुआती जीवन के बारे में जिम कॉर्बेट ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। वह करीब 1 साल का था जब एक सुबह नवंबर के शुरुआती दिनों में एक चीतल हिरनी की पुकार सुनकर जिम कॉर्बेट ने उसके पंजों के निशान एक छोटे से नाले की रेत में देखे। इस नाले को स्थानीय लोग पीपल पानी कहते थे। शुरू में जिम कॉर्बेट को लगा कि वह अपनी माँ से बिछड़ गया होगा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए और उसके अकेले चलने के निशान जंगल के पगडंडियों पर दिखाई देने लगे, जिम कॉर्बेट ने समझ लिया कि प्रजनन के मौसम के करीब आने की वजह से वह अकेला था। जंगल के जीवों की यही नियति है। एक दिन उनकी माँ उन्हें प्यार और सुरक्षा देती है, ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान तक कुर्बान कर देती है और अगले ही दिन उन्हें अकेला छोड़ देती है। यह प्रकृति का तरीका है ताकि आसपास के परिवारों में प्रजनन न हो। उस सर्दी में उसने अपना पेट मोरों, बार्किंग डियर, छोटे जंगली सूअरों और कभी-कभी एकाध चीतल हिरनी का शिकार करके भरा। उसने अपना ठिकाना जंगल के एक विशाल पेड़ में बनाया जो न जाने क्यों गिरा हुआ था और समय और साही के चलते अंदर से खोखला हो गया था। यहीं पर वह अपने शिकार को लाता था। ठंडे दिनों में वह उसी पेड़ के चिकने तने पर बैठकर धूप सेकता था, जहां पहले कई तेंदुए भी आराम कर चुके थे। जनवरी के महीने में काफी आगे बढ़ जाने के बाद ही जिम कॉर्बेट को पहली बार उस शावक को करीब से देखने का मौका मिला था। एक शाम जब जिम कॉर्बेट जंगल में यूं ही टहल रहे थे, किसी खास उद्देश्य के बिना, तब उन्होंने देखा कि एक कौवा जमीन से उड़ा और पास के पेड़ की एक टहनी पर बैठकर अपनी चोंच साफ करने लगा। जंगल में कौवे, गिद्ध और मैगपाई पक्षी हमेशा जिम कॉर्बेट का ध्यान आकर्षित करते थे। इन पक्षियों की मदद से जिम कॉर्बेट ने भारत और अफ्रीका दोनों जगह पर कई शिकारों के अवशेष खोजे थे। इस बार कौवे ने जिम कॉर्बेट को रात भर पहले हुए एक हादसे की जगह तक पहुंचा दिया था, जहां एक चीतल को मारा गया था और उसे आधा खाया गया था। शायद जिम कॉर्बेट की तरह सड़क से गुजरते कुछ लोग भी उस जगह की ओर आकर्षित हुए होंगे, जो वहां से 40 मीटर की दूरी पर था। उन्होंने चीतल के बचे हुए हिस्से को काटकर वहां से हटा दिया। चीतल के बचे हुए अवशेष बस कुछ हड्डियों के टुकड़े और थोड़ा सा जमा हुआ खून था, जिसे कौवे ने अपना भोजन बनाया था। वहां घने जंगल की कमी और सड़क की नज़दीकी ने जिम कॉर्बेट को यकीन दिलाया कि जिसने इस शिकार को मारा था, उसने लोगों द्वारा अवशेष हटाए जाने की घटना नहीं देखी होगी और वह उचित समय पर वापस आएगा। इसलिए जिम कॉर्बेट ने वहां पे बैठने का फैसला किया
और एक बेर के पेड़ पर कांटों के बावजूद जितना आराम से हो सकता था उतना बैठने की कोशिश की। जिम कॉर्बेट का कहना है, यदि आपका मानना है आप इस बात से असहमत हैं कि शिकार के लिए किसी जानवर के मारे गए शिकार पर बैठना उचित है या नहीं, तो मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगता। जिम कॉर्बेट की कुछ सबसे सुखद शिकार की यादें उन घंटे 2 घंटों से जुड़ी हुई थीं, जो उन्होंने पेड़ पर बैठे-बैठे बिताए थे। चाहे वह समय हो जब एक टूटी हुई नली के साथ बंदूक के सहारे जिसे पीपल के तार से कसा गया था ताकि वह फट ना जाए। जिम कॉर्बेट तेंदुए द्वारा मारे गए लंगूर के पास बैठे थे। ये उस समय की बात है जब जिम कॉर्बेट की गोद में आधुनिक राइफल रखी थी और उन्होंने एक बाघिन और उसके 2 विकसित शावकों को उनके मारे गए सांभर के हिरण को खाते हुए देखा था। जिम कॉर्बेट हमेशा उस अनुभव से खुद खुद को अमीर महसूस करते थे, भले ही उन्होंने ट्रॉफी हासिल न की हो। इस बार हालांकि जिम कॉर्बेट के नीचे कोई शिकार नहीं था, लेकिन जो वजह उन्होंने बताई उसने उनके शिकार के मौके पर कोई असर नहीं डाला। जंगल के जानवरों को आकर्षित करने के लिए वहां खूनी जमीन पर पर्याप्त गंध मौजूद थी। इसका प्रमाण वह बुढ़ा सफेद मूछों वाला जंगली सूअर था, जो पिछले 10 मिनट से शांति से जमीन खोद रहा था। अचानक वह चौकन्ना हो जाता था, क्योंकि वह खून से भरी हवा की दिशा में जा रहा था। अपनी नाक को ऊंचा उठाकर और केवल एक सूअर जैसा काम कर सकता था। वैसा करते हुए वह उस हवा से वह सब जान लेता था जो जिम कॉर्बेट जमीन देखकर भी समझ नहीं पाते थे। उसका आगे बढ़ने का तरीका यह बताता था कि चीतल को बाघ ने मारा था। पहले वह हवा के विपरीत दौड़ता था और आगे बढ़ता हुआ फिर पीछे लौटता था, फिर बाईं ओर जाकर वही करता था। हर बार यह तरीका उसे शिकार के करीब ले आता था। पूरी तरह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि खाने लायक कुछ नहीं बचा है, वह आखिरकार अपनी जगह से दौड़ता था और जिम कॉर्बेट की नजरों से ओझल हो जाता था। 2 चीतल, दोनों मखमली सींगों वाले, अब दिखाई देने लगे। यह देखकर कि वे हवा की दिशा के विपरीत चलते हुए खून से भीगे स्थान की ओर सीधे बढ़ रहे थे। यह साफ था कि उन्होंने रात की त्रादशी को देखा था, कभी जमीन को सूंघते हुए तो कभी हर मांसपेशी को अचानक भागने के लिए तैयार रखते हुए। वे अपनी जिज्ञासा शांत करते थे और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस चले जाते थे। जिज्ञासा केवल इंसानों तक सीमित नहीं थी, यह जंगल के कई जानवरों की जान ले लेती थी। एक कुत्ता वहां पर भौंकने जाता था। एक हिरण झुंड से अलग होकर घास के उस गुच्छे को देखने लगा जिसे कोई हवा नहीं हिला रही थी, और तब इंतजार कर रहे उस तेंदुए को खाना मिल गया। सूरज अब सदियों की रेखा के करीब पहुंच रहा था जब दाहिनी ओर सामने की तरफ एक हलचल ध्यान आकर्षित करती है। झाड़ियों के बीच एक खुली जगह से कोई जानवर गुजरता है, जहां से झाड़ियां खत्म होती थी, और वह जगह जिम कॉर्बेट के पेड़ से 30 गज दूर थी। थोड़ी देर बाद जिम कॉर्बेट की ओर की झाड़ियां
अलग हो रही थीं और खुले में बिना दाएं-बाएं देखे शावक बाहर आया। वह सीधा उस जगह पर गया जहां उसका शिकार था। उसकी उम्मीद भरी नजरें निराशा में बदल गईं जब उसे समझ आता है कि उसका चीतल, जिसे उसने शायद घंटों तक धैर्यपूर्वक पीछा करके मारा था, वो अब गायब हो चुका था। हड्डियों के टुकड़े और जमा हुआ खून उसे अस्वीकार लग रहा था और उसका ध्यान अब एक लकड़ी के ठूंठ पर केंद्रित हो गया, जिसका हाल ही में कसाई के ब्लॉक के रूप में उपयोग किया गया था और जिसमें कुछ मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। जिम कॉर्बेट जंगल में हथियार रखने वाले अकेले आदमी नहीं थे। यदि इस शावक को बाघ बनना था, तो उसे यह सबक दिखाना जरूरी था कि दिन के उजाले में लापरवाही से शिकार के पास जाना कितना खतरनाक हो सकता था। एक छर्रेदार बंदूक और हल्के कारतूस इस काम के लिए बेहतर होते, लेकिन उस समय उन्हें राइफल से काम चलाना पड़ा। जैसे ही उसने ठूंठ को सूंघने के लिए सिर उठाया, जिम कॉर्बेट की गोली उसकी नाक से 1 इंच दूर सख्त लकड़ी में घुस गई। इसके बाद के वर्षों में शावक ने केवल एक बार उस सबक को भुलाया। अगले सर्दियों में जब जिम कॉर्बेट ने उसे कई बार देखा था, अब उसके कान इतने बड़े नहीं लगते थे और उसने अपने शिशु बालों को छोड़कर गहरे सुनहरे रंग की कोट और स्पष्ट धारियों वाला रूप धारण कर लिया था। गिरे हुए खोखले पेड़ को उसके असली मालिकों, एक जोड़े तेंदुए, को सौंप दिया गया था। उसने नए ठिकाने ढूंढ लिए थे, जो तलहटी के पास फैली घनी झाड़ियों में थीं, और तब उसके भोजन में युवा सांभर भी शामिल हो गए थे। अगले सर्दी में जब जिम कॉर्बेट पहाड़ियों से अपने वार्षिक उतराई पर थे, तो पुराने रास्तों और पानी के स्थानों पर अब वह परिचित पग चिन्ह नहीं देख पा रहे थे। कई हफ्तों तक जिम कॉर्बेट को लगा कि शावक ने अपने पुराने स्थानों को छोड़ दिया है और कहीं दूर चला गया है। फिर एक सुबह उसकी अनुपस्थिति का कारण साफ हुआ, क्योंकि उसकी पगचिन्हों के साथ उसके साथी के छोटे और अधिक लंबे पगचिन्ह भी दिखाई दिए, जिसे वह खोजने गया था। जिम कॉर्बेट ने एक बार ही दोनों बाघों को एक साथ देखा, क्योंकि वो शावक एक बाघ बन चुका था। जिम कॉर्बेट ने अंधेरे से पहले एक शेर का शिकार करने गए थे, जो तलहटी में रहता था, और जब वो एक आग के रास्ते से लौट रहे थे, तब उनकी नज़र एक गिद्ध पर पड़ी, जो 1 साल के पेड़ की सूखी शाखा पर बैठा था। पक्षी जिम कॉर्बेट की ओर पीठ किए हुए था और वह झाड़ियों के छोटे से खंड की ओर देख रहा था, जिसके पीछे घना जंगल था। जमीन पर ओस अभी भी भारी थी और बिना किसी आवाज के उन्होंने पेड़ तक पहुंचकर इधर-उधर देखा। एक मृत सांबर के सींग की एक शाही शाखा, क्योंकि कोई जीवित हिरण इस स्थिति में नहीं लेट सकता था, झाड़ियों के ऊपर उभर रही थीं। एक सुविधाजनक मूस से ढकी चट्टानों ने जिम कॉर्बेट के रबर के जूतों को खामोशी से और सुरक्षित रूप से पकड़ने का मौका दिया, और जैसे ही वह खड़े हुए, सांभर पूरी तरह दिखाई देने लगा। उसके पिछले हिस्से को खा लिया गया था और शिकार के दोनों ओर जोड़े हुए थे। वह बाघ था जो दूर की ओर था,
और केवल उसके पिछले पैर दिख रहे थे। दोनों बाघ सो रहे थे। 10 फीट सीधे सामने एक मृत शाखा को बचाते हुए और बाएं 30 फीट जिम कॉर्बेट को बाघ की गर्दन पर शॉट मिल सकता था। लेकिन जब उन्होंने शिकार करने की योजना बनाई तो उस समय वो उस शांत पर्यावक को भूल गए थे जहां वो खड़े थे। वहां से वो उन्हें नहीं देख सकता था। लेकिन जब वो 10 फीट का रास्ता तय कर रहे थे तब वो उनकी नजर नहीं आ गया और जैसे ही जिम कॉर्बेट उसके पास गए वो डर कर अपनी शाखा से उड़ गया और उड़ते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर एक पतला लटीका एक शाखा से लटक रहा था जिसके साथ वह टकराया और शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़ा। बाघिन तुरंत उठ खड़ी हुई और शिकार और अपने साथी बाघ को कूदते हुए पार कर लिया। बाघ भी पीछे नहीं था। एक संभव शॉट था लेकिन घने जंगल के कारण वह जोखिम भरा था क्योंकि घायल जानवर को फायदा मिल सकता था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जिन्हें ऐसी कोशिशें कभी नहीं करनी पड़ी वो उन्हें बाघों और तेंदुओं के शिकार पर शिकार करने की सलाह देना चाहते हैं और कहते हैं कि यह एक बहुत ही सुखद खेल का रूप है, लेकिन शॉट लेने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अगर जानवर को तुरंत नहीं मारा गया या रोक दिया गया तो मुश्किलें आ सकती हैं। एक सप्ताह बाद बाघ ने अपनी अविवाहित जीवन शैली को फिर से अपनाया। अब उसके स्वभाव में बदलाव आ चुका था। पहले वह जिम कॉर्बेट द्वारा उनके शिकारों पर जाने से नहीं चिढ़ता था, लेकिन जब उसकी सीधी साथी चली गई तो पहली बार जब उन्होंने उसका पीछा किया तब उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझा दिया गया कि भविष्य में कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे। बाघ का गुस्से से गरजना, जो कि जंगलों में सबसे डरावनी आवाजें होती हैं, उसे समझाने के लिए उस आवाज को सुनना जरूरी है। मार्च की शुरुआत में बाघ ने अपनी पहली पूरी तरह से परिपक्व भैंस को मार डाला था। जिम कॉर्बेट एक शाम पहाड़ियों के तलहटी के पास थे जब एक भैंस की कराहते हुए आवाज जो बाघ की गुस्से से गरज के साथ मिल रही थी जंगल में गूंज उठी। उन्होंने आवाज का स्रोत लगभग 600 गज दूर एक घाटी के पास पाया। रास्ता खतरनाक था, ज्यादातर ढीली चट्टानों और कांटों वाली झाड़ियों से होकर, और जब वे एक खड़ी चट्टान पर चढ़कर घाटी का दृश्य ले रहे थे तो भैंस का संघर्ष समाप्त हो चुका था और बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 1 घंटे तक बिना कुछ देखे वे ट्रिगर पर उंगली रखे वैसे ही पड़े रहे। अगले दिन सुबह फिर से उन्होंने उसी खड़ी चट्टान से घाटी की ओर रेंगते हुए देखा और पाया कि भैंस बिल्कुल वैसे ही पड़ी थी जैसे उन्होंने छोड़ी थी। नरम मिट्टी को खुर और पंजे से उधड़ी हुई थी। संघर्ष की भीषणता को दर्शाती थी और यह तब था जब भैंस की नसें काटी गई थी कि बाघ अंततः उससे घिरा सका। यह लड़ाई लगभग 10 से 15 मिनट तक चली थी। बाघ के पगचिन्ह घाटी के पार जाते हुए मिले थे और जब उन्होंने उनका पीछा किया तो एक चट्टान पर खून का लंबा धब्बा पाया और 100 गज
और बढ़ने पर एक गिरे हुए पेड़ पर दूसरा धब्बा मिला पाया। भैंस के सींग से लगी चोट बाघ के सिर में थी और इतनी गंभीर थी कि बाघ ने शिकार में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आया। 3 साल बाद बाघ ने जब एक शावक के रूप में दी गई पाठ को नजरअंदाज किया, तो उसने बिना सोचे समझे एक शिकार पर वापस लौटने का प्रयास किया, जिस पर एक जमींदार और उसके कुछ किराएदार रात में बैठे हुए थे और उसे कंधे में एक गोली लगी थी, जिससे हड्डी टूट गई थी। उसका पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और 36 घंटे बाद जब उसका कंधा मक्खियों से ढका हुआ था, तो वह निरीक्षण बंगलों के आंगन से लंगड़ता हुआ गुजर गया। उसने एक पुल पार किया जो दूसरी ओर 2 कतारों में किराएदारों द्वारा घिरा हुआ था और जिनके निवासी दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। उसने एक बंद दीवार वाले आंगन में प्रवेश किया और एक खाली गोदाम पर कब्जा कर लिया। 24 घंटे बाद बहुत से लोगों के इकट्ठा होने से वह डर गया था। वह उसी रास्ते से वापस लौट आया जैसे वह अंदर गया था। जिम कॉर्बेट के द्वार से होकर और जिम कॉर्बेट के गांव के निचले हिस्से की ओर बढ़ गया। जिम कॉर्बेट के एक किराएदार का बैल पिछली रात मर चुका था और उसे गांव के किनारे झाड़ियों में घसीट लिया गया था। यह बाघ ने पाया और वहीं वहां कुछ दिन रुका था। पानी पिलाने वाली नहर से अपनी प्यास बुझाता था। जब जिम कॉर्बेट और उनके साथी 2 महीने बाद पहाड़ियों से नीचे आए, तो बाघ छोटे जानवरों पर ही जी रहा था, जैसे बच्चे, बकरियां आदि, जिन्हें वह गांव के बाहरी इलाकों में पकड़ने में सक्षम था। मार्च तक उसकी चोट ठीक हो गई थी, जिससे उसका दाहिना पैर अंदर की ओर मुड़ गया था। वह उस जंगल में लौट आया जहां वह घायल हुआ था और गांव के मवेशियों पर उसने भारी नुकसान करना शुरू कर दिया था। प्रत्येक मवेशी से केवल एक ही भोजन लेता था ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे और इस प्रकार वह 5 गुना अधिक शिकार करता था, जितना वह सामान्य तौर पर करता था। जमींदार जिसने उसे घायल किया था और जिसके पास लगभग 400 गायें और भैंसें थीं, वो मुख्य रूप से पीड़ित था। अगले वर्षों में वह आकार में उतना ही बड़ा हुआ जितना कि उसकी प्रतिष्ठा में। कई बार शिकारियों और अन्य लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। 1 नवंबर की शाम एक गांव वाला एक सिंगल बैरल नोजल लोडिंग गन से सुसज्जित होकर एक सूअर को पकड़ने के लिए निकला था। उसने अपने शिकार के लिए एक अकेली झाड़ी का चयन किया, जो 20 गज चौड़ी एक सूखे जलमार्ग में उगी थी, जो कुछ टूटे-फूटे मैदान के केंद्र से नीचे जा रही थी। यह मैदान आयताकार था, जिसमें लंबी किनारों पर खेती की जमीन और छोटी किनारों पर एक सड़क और एक 10 फुट चौड़ा नाला था, जो हमारी खेती और जंगल के बीच की सीमा थी। आदमी के सामने एक 4 फुट ऊंचा किनारा था, जिस पर एक मवेशी मार्ग चल रहा था और उसके पीछे एक घना झाड़ था। रात के 8 बजे एक जानवर ट्रैक पर दिखाई दिया और जैसा कि वह सटीक निशाना लगा सकता था, उसने गोली चला दी। गोली लगने के बाद जानवर सूखी जलधारा से गिरकर कुछ फीट की दूरी पर आदमी के पास से होते हुए झाड़ी में प्रवेश कर गया।
और गर्राते हुए चला गया। अपनी कंबल को फेंकते हुए वो आदमी अपने घर की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। पड़ोसी जल्दी ही इकट्ठा हो गए और आदमी के बयान को सुनने के बाद उन्होंने यह निर्णय निकाला कि सुअर को अच्छी तरह से गोली मारी गई थी। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात होगी कि सुअर को गिद्धड़ों और लकड़बग्घों के लिए छोड़ दिया जाए। तो एक लालटेन जलाई गई और 6 बहादुर लोग शिकार को वापस लाने के लिए निकले। जिम कॉर्बेट के एक किराएदार जिसने अभियान में शामिल होने से मना कर दिया था और जिसने मुझे बाद में बताया कि उसे घने झाड़ में अंधेरे में घायल सुअर का पीछा करने का साहस नहीं था। उसने यह सुझाव दिया कि बंदूक को फिर से लोड किया जाए। उसका सुझाव सभी ने स्वीकार कर लिया और जैसे ही बंदूक में पाउडर का एक उदार बार भरा गया, लकड़ी का रेमलोड बैरल के अंदर फंस गया और टूट गया। यह एक मामूली दुर्घटना थी जिसने निस्संदेह 6 लोगों की जान बचाई थी। टूटे हुए रॉड को आखिरकार बहुत मुश्किल से निकाला गया। बंदूक को फिर से लोड किया गया और पार्टी चल पड़ी। जहां जानवर झाड़ियों में घुसा था, वहां पहुंचने पर एक सावधानीपूर्वक जांच की गई और कुल मिलने पर सुअर को ढूंढने की हर संभव कोशिश की गई। जब तक पूरे क्षेत्र की छानबीन नहीं कर ली गई, तब तक उस रात में हुए उस शिकार को वहीं छोड़ दिया गया। अगले दिन सुबह खोज फिर से शुरू हुई और फिर एक आदमी की मदद ली गई जो जिम कॉर्बेट के दोस्त थे और अपने साथियों से बेहतर जंगल के जानकार थे और जिसने एक झाड़ी के नीचे जहां बहुत खून था, जमीन की जांच की और कुछ खून से सने बाल जिम कॉर्बेट को लाकर दिए, जिन्हें उन्होंने पहचान लिया कि वे बाघ के बाल थे। एक और शिकारी साथी जिम कॉर्बेट के साथ थे और दोनों ने मिलकर जमीन की जांच की। सच है, कभी-कभी हमारा किया हुआ निष्कर्ष गलत होता है, लेकिन कभी-कभी वो सही भी होता है। वर्तमान मामले में जिम कॉर्बेट सही थे जब उन्होंने चोट को दाहिने अगले पैर के अंदरूनी अग्रभाग में स्थानित किया और उन्होंने मान लिया कि वो गलत थे और उन्होंने यह मान लिया कि पैर टूट गया था और बाघ एक युवा जानवर था और इस इलाके का अजनबी था। जैसा कि उन्होंने पहले बताया, खून वहां तक नहीं मिला था जहां बाल पाए गए थे और चट्टानी जमीन पर ट्रैकिंग करना असंभव था। जिम कॉर्बेट ने नाले को पार किया जहां मवेशियों का रास्ता के बिस्तर से गुजरता था। यहाँ पगमार्क से उन्होंने पाया कि घायल जानवर एक युवा बाघ नहीं था जैसा कि उन्होंने सोचा था, बल्कि उनका पुराना दोस्त पीपल पानी बाघ था जो गांव से जल्दी गुजर रहा था। तो उसे अंधेरे में एक सुअर समझ लिया गया था। पहले भी जब वो बुरी तरह घायल हुआ था, तो वह बगैर किसी इंसान या जानवर को नुकसान पहुंचाए बस्ती से गुजर गया था। लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था और अगर दर्द और भूख से प्रेरित होकर वह हमला करता, तो काफी भारी नुकसान पहुंचा सकता था। यह एक चिंताजनक विचार था क्योंकि वो इलाका घनी आबादी वाला था और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर एक अनिवार्य बैठक में भाग लेना था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। 3 दिनों तक जिम कॉर्बेट नाले और पहाड़ी के बीच जंगल के हर कोने की तलाश करते रहे, बिना बाघ के कोई निशान पाए, जो लगभग 4 वर्ग
मील का क्षेत्र था। चौथे दिन की दोपहर को जिम कॉर्बेट अपनी तलाश जारी रखने के लिए निकले। तब उन्होंने एक बूढ़ी महिला और उसके बेटे को जंगल से जल्दी जल्दी निकलते हुए देखा था। उनसे उन्होंने पता लगाया कि बाघ पहाड़ी के पास आवाजें कर रहा था और जंगल में सभी मवेशी भाग गए थे। जब भी वो राइफल के साथ बाहर जाते हैं तो वो हमेशा अकेले जाते हैं। यह मिला जुला होने पर सुरक्षित होता था और इससे उन्हें जंगल में अधिक चुपचाप चलने में मदद मिलती थी। हालांकि उन्होंने इस मौके पर थोड़ा बदलाव किया और लड़के को साथ ले लिया, क्योंकि वह उसे वह स्थान दिखाना चाहता था जहां उसने बाघ की आवाज सुनी थी। पहाड़ी के पास पहुंचते ही उस लड़के ने एक घने कवर की ओर इशारा किया जो दूसरी ओर आग के रास्ते से घिरा हुआ था, पीपल पानी के नाले से। नाले के करीब 100 गज की दूरी पर एक उथला गड्ढा था जो कुछ 20 फीट चौड़ा था, जो जिम कॉर्बेट की ओर से अधिकतर खुला था और नाले की ओर झाड़ियों से घिरा हुआ था। एक अच्छी तरह से उपयोग किया गया रास्ता गड्ढे के पार लगभग सीधे से गुजर रहा था। रास्ते से 20 गज की दूरी पर और गड्ढे के खुले पक्ष पर एक छोटा पेड़ था। अगर बाघ रास्ते से आता तो झाड़ियों को साफ करते हुए वह एक शॉट के लिए खड़ा हो सकता था। वहां उन्होंने अपना स्थान तय किया और लड़के को पेड़ पे बैठने को कहा। उसके पैरों को जिम कॉर्बेट के सिर के समान ऊंचाई पर रखने को कहा और उसे यह निर्देश दिया कि अगर वह अपनी ऊंचाई से बाघ को पहले देखे तो वह अपनी उंगलियों से इशारा करे और जिम कॉर्बेट की तरह मुंह करके खड़े होकर आवाजें देने लगे। यहाँ जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जिन्होंने जंगल में इतने साल बिताए हैं, आपको उस बाघिन की आवाज का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है जो साथी की तलाश में होती है, और जो दुर्बल है उनके लिए वो इतना ही कह सकते हैं कि वह आवाज जिसे प्राप्त करने के लिए करीब से निगरानी और गले के बल का उदारता से इस्तेमाल आवश्यक होता है। यह शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। उन्होंने बड़ी राहत ली क्योंकि उन्होंने 3 दिनों तक जंगल में ट्रिगर पर उंगली रखकर क्रॉलिंग की थी। उन्हें लगभग 500 गज की दूरी से तुरंत जवाब मिला और उसके बाद आधे घंटे तक यह आवाज इधर से उधर चली गई। एक और था राजा का तत्कालीन बुलावा और दूसरी ओर उसकी प्रियतमा का नरम और ललचाती आवाज। लड़के ने 2 बार संकेत किया, लेकिन तब तक जिम कॉर्बेट ने बाघ को नहीं देखा था और सूर्यास्त के समय जब जंगल में सुनहरे प्रकाश की बौछार हो रही थी, तब अचानक वह बाघ दिखाई दिया जो तेजी से चल रहा था और बिना रुके झाड़ियों को साफ करता हुआ रास्ते से आ रहा था। जब वह गड्ढे के बीच आधे रास्ते में था और जैसे ही वो राइफल उठाने ही वाले थे, वह दाएं मुड़ा और उनकी ओर सीधे आने लगा। यह चाल जो उन्होंने अपने स्थान को चुनते समय नहीं सोची थी, उसे अधिक करीब ले आई थी और इसने उन्हें एक सिर के शॉट का अवसर प्रदान किया जिसे उस छोटे दूरी पर लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। पुराने तरीके का सहारा लेते हुए जिसे उन्होंने कई साल पहले सीखा था और समान अवसरों पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था, बाघ को बिना घबराए खड़ा कर दिया। एक पंजे को उठाए हुए उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया और जैसे ही उसने अपना सीना और गला दिखाया, भारी गोली ने अपना प्रभाव डाला।
गोली के असर के बाद वह अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ और अंधेरे में बेतहाशा जंगल में दौड़ता हुआ गिर पड़ा। ठीक उसी स्थान पर जहां 1 नवंबर की सुबह चीतल की मादा की आवाज ने जिम कॉर्बेट को पहली बार उसके पग मार्क्स दिखाए थे। तब उन्हें यह पता चला कि वह गलत समझे जाने पर गोली खा चुका था, क्योंकि जिस घाव को लेकर उन्होंने उसे खतरनाक माना था, वह परीक्षण के बाद पाया गया कि वह लगभग ठीक हो चुका था और उसका कारण एक छोटा-सा धक्का था, जिससे उसने दाहिने आगे के पंजे में एक नस कट गई थी। उसके इस शानदार शिकार को प्राप्त करने की खुशी उसकी माप 10-3 थी और उसकी सर्दी की कोट भी पूरी तरह से अच्छी हालत में थी। उसके बावजूद उन्हें अफ़सोस भी था, क्योंकि अब कभी भी जंगल के प्राणियों और उनके गहरे स्वर में गूंजती आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, जो पहाड़ियों के नीचे गुजरती थी, और अब कभी भी उसके परिचित पगमार्क उन शिकार के रास्तों पर दिखाई नहीं देंगे, जिन पर वह और जिम कॉर्बेट पिछले 15 वर्षों से चल रहे थे। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी सच्ची कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और न्यू वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।